What's up everyone? Welcome back to the channel. This is BIK पार्ट 3। तो भैया बस इतना इतना करते चलो, तुम फेल बिल्कुल भी नहीं होगे और मजे में पास हो जाओगे। ठीक है, देखो ये सब कर लिया, इंट्रो कुछ नहीं है, आज टाइम कम है, ये सब हो चुका है भाई, ये कर लिया। पार्टनरशिप में एक आखिरी चीज और देख लो, जो कि है डिसोल्यूशन का रियलाइजेशन अकाउंट। ये सब तो हमने बना लिया। अब तुम डिसोल्यूशन में मेन समझो कि क्या है, डिसोल्यूशन में मेन चीज समझो कि क्या है, उतना उतना करके आ जाना भाई, कुछ ना कुछ पक्का मिल जाएगा, तुम्हें टेंशन नहीं होगी। ठीक है, देखो डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारी फर्म है, तुम्हें एक बैलेंस शीट दिया हुआ होगा, ऐसा बैलेंस शीट दिया हुआ होगा। इस बैलेंस शीट में क्या होता है, अब तुम इतना समझ गए हो कि इस बैलेंस शीट में तीन चीजें होती हैं। इधर सारे एसेट्स होते हैं, इधर लाइबिलिटी होती है, रिजर्व्स होते हैं और कैपिटल होते हैं, ऐसा है। ठीक है, अब देखो डिसोल्यूशन का मतलब है कि फर्म बंद हो रही है। अब बच्चों अगर फर्म बंद हो रही है तो जितनी फर्म के पास एसेट्स हैं ये सब बिकेंगे, ये सब बेचने पड़ेंगे। कैपिटल जो पैसा लगाया था पार्टनर घर ले जाएंगे, रिजर्व्स इनके अपने थे हमेशा की तरह डिस्ट्रीब्यूट घर ले जाएंगे, लाइबिलिटी का आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये समझो जितने भी एसेट हैं वो सब बिकेंगे, जितने भी हमारे पास कैपिटल और रिजर्व्स हैं वो पार्टनर घर लेके जाएगा और लाइबिलिटी का करना पड़ेगा पेमेंट। अब ये करने के लिए, सारा काम करने के लिए हमें बच्चों कैपिटल और रिजर्व्स तो कहां जाते हैं, सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट में, सीधा सीधा कहां जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो सेल और पेमेंट वाला काम है ना, इसके लिए एक अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो इस सपोज करो कि ये ऊपर बैलेंस शीट है, इधर सारे एसेट्स थे, इधर सारी लाइबिलिटीज थी। तो पहले ये लाइबिलिटीज इधर ले आना, सारी जो लाइबिलिटी तुमको लगता है कि पेमेंट होनी है, सारी की सारी लाइबिलिटीज यहां ले आना। सर लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा बेटा, जितनी भी तुम्हें लगता है पेमेंट होनी है, क्रेडिटर्स है, बिल पेबल है, कोई क्रेडिटर है, कोई बिल पेबल है, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई अल्टीमेटली बैंक लोन है, कोई किसी के सिस्टर का लोन है, ब्रदर का लोन है, फ्रेंड का लोन है, पार्टनर के, वो सब आ जाएगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। ये सारी लाइबिलिटीज पहले तो यहां उतार देना, बैलेंस शीट से देख के कर दोगे एज इट इज। ठीक है, इधर जो एसेट्स होंगे सारे एसेट्स इधर उतार देना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको भी यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही कर लेना। यहां पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, डेटर, जो भी है अदर देन कैश, जो भी बिक सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना गुडविल भी इसमें यही उतरेगी। इस चैप्टर में गुडविल की टेंशन नहीं है, गुडविल भी यही उतार देना, कोई अलग से ट्रीटमेंट ही नहीं है, गुडविल भी यहां दी होगी, यहां उतार देना। ये सारे के सारे एसेट्स बच्चों यहां आ जाएंगे। पहले तो इतना काम कर लोगे। बैलेंस शीट में ऊपर रिजर्व होंगे, यहाँ पे वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल होगा वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इतना काम तो कर दोगे, कम से कम इतना देख के कॉपी पेस्ट ही तो करना है, कर दोगे। अगर इसकी जर्नल करनी हुई फिर क्या करोगे, देखो ये सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट में आई तो एंट्री बनती है लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर जर्नल करने को आ गई तो कर दोगे, ट्रांसफर करने की एंट्री है। एसेट सारे इधर आए तो रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स, क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आए हैं, ये भी हो जाएगा। ये पहला फेस है बच्चों। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन बताएगा कि ये जो एसेट है ये नॉर्मली बिका या कोई पार्टनर ले गया। ऐसा लिखा हो सकता है कि लैंड एंड या प्लांट एंड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर, लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर, फर्नीचर वाज टेकन अवे बाय पार्टनर, सपोज ऐसा लिखा आ गया। तो अगर लिखा हुआ है नॉर्मली बिका तो आप यहां पे लिखना बाय बैंक, जितने का जो भी बिका, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, जो भी जितने का भी बिका अमाउंट बाहर कर देना। अगर कोई पार्टनर ले गया तो उस पार्टनर का नाम लिख देना, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस पार्टनर का नाम लिख देना। अब देखो अगर नॉर्मली बिका तो बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, देखो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ रहा है ना। अगर नॉर्मली बिका, कोई पार्टनर ले गया तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं बच्चों,
पार्टनर एसेट ले गया तो पैसा तो लेंगे ना उससे, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। अब ये लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, तो इनका पेमेंट डेबिट से होगा टू बैंक, और अगर किसी पार्टनर ने पे करा तो पार्टनर का नाम लिख देना, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखो अगर नॉर्मल पेमेंट हुआ तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, और कोई पार्टनर ले गया, पार्टनर ने पे कर दिया तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन के हाथों डेबिट में ही रहा है ना ये, ठीक है। उसके बाद बच्चों हो सकता है आपको क्वेश्चन में रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस दिए हुए हो, तो कोई भी एक्सपेंसेस हो वो यहां लिख देना टू बैंक, क्योंकि खर्चे सारे डेबिट से होने। लो देखो, तो पहला काम तो तुम्हें बस बैलेंस शीट देख के इधर ब्रॉट डाउन करने हैं, तो कोई भी कर सकता है। फिर ये एसेट्स इधर बिकेंगे बेटा, अगर नॉर्मली लिखा है तो बाय बैंक, पार्टनर ले गया तो पार्टनर के नाम से लिखना। लाइबिलिटीज का पेमेंट इधर होगा, नॉर्मली लिखा है तो टू बैंक, पार्टनर ने पे करा तो पार्टनर का नाम लिख देना। फिर अगर कोई एक्सपेंसेस हुए तो यहां लिख देना, ये दूसरा काम है। कर दोगे इतना काम, ठीक है। इसके बाद तुमको क्या करना है, इसके बाद बस यहां से प्रॉफिट या लॉस निकाल देना है। अगर डिफरेंस ये प्लस करके माइनस करना, डिफरेंस इधर आया तो प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट देना, और अगर लॉस आया तो इधर बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट देना, काम खत्म। इतना तुमको आना चाहिए, बस इतना सा काम तुमको आना चाहिए। तुम्हारे सामने है पूरा रियलाइजेशन अकाउंट। डिसोल्यूशन से बस इतना इतना सीख लो भाई, इतना इतना सीख लो। इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट की, रियलाइजेशन के डेबिट में आया ना, तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये क्रेडिट में आया, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो 4 एंट्री और 4 एंट्री, 8 एंट्री, और ये 8 चीजों की पोस्टिंग हुई है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, डन है। इतना इतना सा काम बच्चों सीख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा मस्त। पार्टनरशिप में ही लपेट लोगे तुम 20-25 नंबर 36 में से, क्योंकि मेजॉरिटी चीजें तुमने कर ली, कुछ चुटर पुटर नहीं करी, रेशियोज नहीं करा, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करे, लोन अकाउंट नहीं करा, ठीक है यार। अब तुम्हें पास ही तो होना है मेनली। ये वाली जो सीरीज है ये है कि कोई फेल नहीं होगा, तो तब भी यार बहुत नंबर आ जाएंगे यार, अच्छे से करते चलो। ये डन है, बढ़िया, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन कर लो फटाफट से, एक क्वेश्चन अटैच करता हूं बढ़िया सा मस्त सा, बस वो क्वेश्चन देखो, पार्टनरशिप समाप्त है बेटा। उसके बाद शुरू करते हैं एनालिसिस, ठीक है। लो पहले स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन करना चालू करो। यू हैव टू प्रिपेयर अ रियलाइजेशन अकाउंट, रिया का लोन अकाउंट, दिया का लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो भैया बहुत कुछ इसके अंदर बनाना है, सब कुछ तो हमारे पास बनाने की जगह भी नहीं होगी, लेकिन हम प्रयास करेंगे सब कुछ यहीं बनाने की। रियलाइजेशन बनाना है, लोन अकाउंट तो छोटे छोटे बनेंगे, कैपिटल अकाउंट भी बन जाएगा आराम से। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। पार्टनर्स 2 ही हैं, रिया और दिया, ये हमारे कैपिटल अकाउंट्स बन जाएंगे। एक रिया एक दिया, एक रिया एक दिया। उसके बाद हमारे पास 2 छोटे छोटे लोन अकाउंट बन जाएंगे और एक फाइनली बैंक अकाउंट बन जाएगा। एक हम लोग ले लेते हैं रियाज लोन, आर का लोन, एक डी का लोन, एक बैंक अकाउंट, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट एंड वी हैव कैपिटल अकाउंट्स। रिया दिया। तो बेटा जी कैसे होता है डिसोल्यूशन का, जब भी इस प्रकार का सवाल आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जिस जिस चीज के घर हैं अपने घर में उन आइटम्स को ले आओ, ठीक है। सबसे पहले तो यही काम करा करो। रियलाइजेशन का कोई बैलेंस नहीं होता। रिया का लोन कहाँ है, ये रहा 15,000 रुपये, तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटी में है, इसका मतलब फर्म ने इसका पैसा देना है। दिया का लोन ये है हमारे पास एसेट में, 2,000 रुपये एसेट में है, इसका मतलब फर्म ने इससे पैसा लेना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपये, ये आ गया जी, ठीक है जी, सॉर्ट हो गया। सबसे पहले ये कर लिया। बैंक बैलेंस कितना है, ये कैश है 25,000 रुपये, इसको यहीं पे जमा कर देंगे, तो इसको लिख दूंगा मैं 25,000 टू कैश, यानी मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में 25,000 रुपये। अब हमें क्या करना होता है सर, अब हमें क्या करना है, इस पूरा बैलेंस शीट को खाली करना है। जब भी डिसोल्यूशन हो बैलेंस शीट खाली कर दो। डेटर ग्रॉस वैल्यू पे 42,000 टू डेटर 42,000। प्रोविजन हमेशा इधर आता है बाय प्रोविजन, ये एक स्टार पॉइंट है, सावधान इंडिया पॉइंट है, याद रखना। जो प्रोविजन होगा
वो आप अलग से दिखाओगे लाइबिलिटी साइड में। ओके, डेटर हो गया, प्रोविजन हो गया, उसके बाद स्टॉक है 12,000 का, इन्वेस्टमेंट है 18,000 रुपए के। स्टॉक 12, इन्वेस्टमेंट 18, टू स्टॉक टू इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीनरी 39, टू प्लांट एंड मशीनरी 39,000। ठीक है, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी। उसके बाद हमारे पास है क्रेडिटर 60,000, बाय क्रेडिटर 60,000। देन वी हैव जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 15,000 का, लेकिन उससे पहले कैपिटल के बैलेंस ले आओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने कितने हैं, 30,000, 10,000, 30,000, 10,000। पता क्या होता है, अगर आप बैलेंस शीट को इस तरीके से बॉक्स कर लेते हो ना, तो कुछ भी छूटने का चांस नहीं रहता, तो गलती नहीं होती। 15,000 का जनरल रिजर्व बराबर बराबर बाय जनरल रिजर्व 7,500, 7,500, 15,000 का जनरल रिजर्व हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बच्चे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गिवन है, अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो यहीं पे आएगा वो, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगर इन्वेस्टमेंट ना होती तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ये याद रखना बेटा। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे तो फंड भी यहीं पे आएगा, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं होती तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। जुड़वा भाई हैं ये, एक साथ चलते हैं हमेशा। ओके, चलो देखो बैलेंस शीट बिल्कुल खाली हो गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, कितना आसान स्टेप है। जिसको चैप्टर नहीं आता ये तो कर आओ यार, करना ही क्या है, जो इधर है वो इधर, जो इधर है वो इधर। जिस जिस घर में अगर कोई ऐसी चीज है तो उसको अपने घर में पहुंचा दो बस। अब एडजस्टमेंट पे चलते हैं। फर्म डिसॉल्व हो गई और एसेट्स और लायबिलिटी सेटल हुए। क्रेडिटर वर पेड बाय गिविंग देम द प्लांट एंड मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर, इसकी बात कर रहे हैं, 60,000 रुपए के जो क्रेडिटर हैं, इनको एक तो प्लांट एंड मशीनरी दे दिया 10% के डिस्काउंट पे। तो 10% पे डिस्काउंट पे अगर आपने दिया है तो 39,000 माइनस 10% कितना आएगा 39,000 का, 39,000 का 10% आ जाएगा 3,900, 35,100। तो 60,000 में 35,100 का तो बच्चे प्लांट एंड मशीनरी दे दिया। कभी भी ऐसा हो कि लाइबिलिटी के बदले में एसेट दिया गया हो, कभी भी लाइबिलिटी के बदले में एसेट दिया तो देयर विल बी नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। अब जो बचेगा 60,000 माइनस 35,100, ये आ जाएगा 24,900, 24,900। इसके लिए लिखा हुआ है इट इज पेड, लिखा हुआ है इन द बैलेंस इन कैश, इसका पेमेंट करा है, तो इसका पेमेंट यहां से करूंगा टू बैंक 24,900, ये हमने पे कर दिया, क्रेडिटर डन। उसके बाद रिया का लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट ऑफ ₹500। रिया का जो लोन है वो हमने पे करा है 500 के इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ लाना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन 500 रुपये, ये 500 हम यहाँ पे करेंगे, इधर लिखेंगे टू रिया का लोन 500 रुपये, और आप यहाँ से फिर पे करोगे टू बैंक पूरा 15,500, 15,500 आप यहाँ पे करोगे। ठीक है, ये याद रखना, अगर कोई भी आपको विद इंटरेस्ट पे करना होता है तो पहले इंटरेस्ट आपको रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना है, यहाँ लोन अकाउंट के क्रेडिट में, एंड देन यू हैव टू पे द इंटायर बैलेंस। ओके, क्योंकि आपने रियलाइजेशन में ये पेमेंट करा है 15,500 का, तो इसको बैंक में भी ले जाओ इमीडिएटली। बाय रिया का लोन, ये आ गया 15,500। ठीक है जी, ये बैंक में आ गया इमीडिएटली, और इसको मैं एक साथ लेके आऊंगा। इसके बाद क्या है जी हमारे पास, डेटर्स रियलाइज 10% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। डेटर ने 10% कम रियलाइज करा, डेटर ने 10% कम, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक 42,000 में से 4,200 हटा दो, 42,000 में से 4,200 हटा दो, 37,800, ये पैसा हमें डेटर का मिला। डेटर का पैसा आ गया हमारे पास। उसके बाद क्या है जी, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिया एट 7,000 रुपये। स्टॉक रिया ले गई 7,000 रुपये में। ठीक है, तो स्टॉक है 12,000 वाला, ये रिया ले गई, तो बाय रिया का कैपिटल 7,000 रुपये में। ठीक है जी, स्टॉक का भी काम हो गया, 12,000 वाला साथ में ले गई। इन्वेस्टमेंट से 80% मिला उनका बुक वैल्यू का, तो इन्वेस्टमेंट से 80% मिला बाय बैंक 80%, 18,000 का 80% मिला, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14,400, 14,400 की इन्वेस्टमेंट हो गई। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आए 600 रुपये के, जो पे करे हैं हमारे पास दिया ने पे करे, तो टू डीज कैपिटल,
कितने एक्सपेंसेस आए? 600 रुपये के, 600 रुपीज़ के एक्सपेंसेस आए। अब देखो बच्चों, ये दिया के नाम से इसलिए लिखा है, खर्चा तो फर्म का था। अगर कुछ ना लिखा होता तो हम यहाँ पे टू बैंक लिखते, बट दिया ने पे कर दिया तो फर्म दिया को कंपनसेट कर देगी, इसलिए उसका नाम आ गया। रिलेशन एक्सपेंसेस भी हो गए, बस कंप्लीट हो गया सारा काम, सॉर्ट हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। इस वाले लोन का पेमेंट हो गया था, ये दिया से पैसा हमें मिल गया होगा क्योंकि फर्म बंद हो गया है, तो इसको हम लिख लेते हैं बाय बैंक। 2000 रुपये रिसीव कर लो, ये भी क्लोज कर दो। 2000 रुपये किसके नाम से आ गया? टू डी का लोन। ठीक है, देखो क्रॉस, जो चीज़ इधर थी वो इधर पोस्ट हो रही है, इधर थी वो इधर पोस्ट हो रही है। ओके, अब आपको बच्चे एक चीज़ ध्यान से देखनी है, क्या सारा सेटलमेंट हो गया? क्या डेटर का काम हो गया था? डेटर से पैसा आ गया? डेटर से 42,000 रुपये का था, ये डेटर से आ गया था। स्टॉक भी हो गया था, स्टॉक भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, प्लांट मशीनरी भी हो गया, है ना, सब हो गया। चलो जी, प्रोविजन का कोई पेमेंट होता नहीं है, क्रेडिटर का हो गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का भी कोई पेमेंट नहीं है। बस अब आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, सिंपल। अब आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, उसके लिए हम जल्दी से कैलकुलेटर पे चलते हैं। इधर 60,000, चलो इधर से शुरू करता हूँ। 2000 प्लस 60,000 प्लस 2000 प्लस 37800 प्लस 7,000 प्लस 14,400, 1,10,200 आया है। ये मुझे लगता है लॉस में जाएगा। 42,000, 12,000, 18,000 गया लॉस में। 39,000, 24,900, 500, 600। तो बेटा जी यहाँ पे लॉस आ रहा है बाय लॉस 13,800 रुपये का। ठीक है, ये जो लॉस है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे पास आर में और डी में, इनके रेशो में। तो 13,800 को बराबर बराबर, क्योंकि रेशो बराबर बराबर था, 13,800 डिवाइड बाई 2, 6,900, 6,900। तो टू रियलाइजेशन 6,900, 6,900 ये आ गया हमारे पास लॉस। ठीक है, अब जो ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ें हैं ट्रांसफ़र कर लो। ये तो पहला स्टेप था, ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं। ये बैंक में जाएगा 24,900 बाय रियलाइजेशन 24,900। ठीक है जी, ये आर के लोन में तो जा चुका है। डी के कैपिटल में 600 रुपये, 600 रुपये डी के कैपिटल में बाय रियलाइजेशन, डन। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये बैंक में 37,800 रुपये बैंक में जाएगा, 37,800 टू रियलाइजेशन। ये आर के कैपिटल में जाएगा 7,000 रुपये टू रियलाइजेशन। 14,400 बैंक में जाएगा टू रियलाइजेशन। लॉस ट्रांसफ़र हो चुका है, बस अब बैलेंस निकाल दो। क्या बैलेंस आएगा बेटा? 30,000 प्लस 7,500, 37,500 माइनस 6,900 माइनस 7,000, 23,600, 23,600 ये आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। 10,000 प्लस 7,500 प्लस 600 माइनस 6,900, 11,200 का बच्चे ये बैलेंस आया। अब ध्यान रखना है जो बैलेंस है ना, क्योंकि हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो फर्म तो कंटिन्यू नहीं होगी, तो इसको हम बैलेंस नहीं लिखते, इसको यहाँ बैलेंस की जगह कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम? सीधा बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो इधर डेबिट तो बैंक में क्रेडिट, पैसा निकाला जाएगा बाय आर बाय डी। 23,600 और 11,200। तो अब हमारा ये जो अकाउंट है ये होना चाहिए मैच। 15,500 प्लस 24,900 प्लस 23,600 प्लस 11,200, 75,200 एंड 25,000 प्लस 2,000 प्लस 37,800 प्लस 14,400, दिस इज 79,200। 4,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। 4,000 का फ़र्क क्यों आ रहा है? सब कुछ तो हमने ठीक करा है, 4,000 का फ़र्क क्यों आ रहा है? 4,000 का फ़र्क क्यों आ रहा है? इज़ एवरीथिंग ओके? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ओ ओ ओ ओ ओके 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 ओके।
गाइस 4000 का इसमें डिफरेंस आएगा। 4000 का डिफरेंस इसलिए आएगा बिकॉज यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है। देखो 42 माइनस 240 होता है, यहाँ पे 36 लिखा हुआ है। इट मीन्स ये 2000 नहीं है, ये 6000 है। 42 माइनस 6 इज 36, वही 4000 रुपये कम लिखे गए हैं, गलती से गलत टाइप हुआ है। 4000 रुपये यहाँ पे कम आए, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे ये 6 की जगह 2 लिखा। तो हमारे ये जो लॉस है ना, इस पे 4000 का डिफरेंस आ रहा है। यही 4000 का डिफरेंस यहाँ आ गया, यही 4000 का डिफरेंस यहाँ आ गया। ओके, तो अगर मैं इसको ठीक कर दूँ ठीक है, अगर मैं इसको ठीक कर दूँ तो हमारे पास कैलकुलेशन में जो फ़र्क आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। प्रोसीजर यही है, तरीका यही है, आपको समझ आ गया। आप इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे इसको 6000 लेके अगर सॉल्व करोगे तो आपका बिल्कुल टैली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 4000 का फर्क सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया था, मुझे पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। बट आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे ये 6000 आएगा, ये मुझे यहाँ पे देख के पता लगा। 42 से 6 जाएंगे तो 36 बचेगा ना, है ना, तो वो 2 गलत है। बट यहाँ पे आप अगर इसको 6 करोगे तो सब कुछ बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा ये भी काम हो गया। ठीक है, पार्टनरशिप पैक है बेटा, पार्टनरशिप पैक है। मुझे लग रहा है तुम्हें भी अब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा कि हाँ चलो ये सारी चीजें आ गई हमें, है ना। अब समझो 36 का काम तो पार्टनरशिप ने कर दिया, 36 का काम तो पार्टनरशिप ने कर दिया। हम इसमें से 15 आधे भी खींच ले, 18 भी खींच ले, हमारा काम हो जाएगा, है ना। उसके बाद बच्चों अब आता है एनालिसिस। 20 नंबर का एनालिसिस है, 20 नंबर का एनालिसिस है, मस्त। ये है बोनस, ये है बच्चों बोनस। ठीक है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 6 चैप्टर्स हैं। इसके अंदर तुम्हें बस बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट लर्न करना है बच्चों। फॉर्मेट लर्न करना है कि कंपनी की बैलेंस शीट कहां पे है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में, और ये कहां पे है, पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 में। मैं तुम्हें अभी पूरा फॉर्मेट दिखा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से एक एक आइटम रट लेना, क्योंकि वो पूछेगा बस कौन सी चीज कहां आती है, कौन सी चीज कहां आती है, इतना पूछेगा तुम्हारे से। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ये फुल थियरी का था, ये मैंने सुबह लास्ट में डाला था, जो सुबह थ्योरी वाली वीडियो आई थी। मुझे उम्मीद है तुमने उसमें देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो मैं इसको भी अभी ऐड ऑन कर देता हूँ, यहीं अटैच कर देता हूँ, कोई दिक्कत मत लो, इसी वीडियो में अटैच कर दूंगा दोबारा से। तो चैप्टर नंबर थ्रू बोल रहा हूँ, देखो दिमाग देख रहे हो, थ्रू चैप्टर नंबर 2 जस्ट इस वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा, वो भी देख लेना एक बार। ये लर्निंग का है, पूरा लर्निंग का चैप्टर है, इसको लर्न करना है। ये है कंपैरेटिव कॉमन साइज बोनस। कंपैरेटिव कॉमन साइज इन दोनों में से एक स्टेटमेंट बनाने को आ रही होगी। ये है बच्चों रेशोज में मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि बस अब फॉर्मूलाज देख लो, फॉर्मूलाज याद कर लो। अगर कुछ डायरेक्टली वहां पे मिल गया तो तुम लोग लिख देना, डायरेक्टली नहीं मिला तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना इसकी यार। ठीक है, अब सब कुछ 100 में से 100 के लिए थोड़ी जा रहे हो, अभी तो पास होने का मेन बात है, ये सीरीज पास होने वालों के लिए है ना। लास्ट आता है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मैं तुम्हें पूरा फॉर्मेट और कुछ एडजस्टमेंट्स अभी करा रहा हूं, बस इतना काम कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। सही हो गया बच्चों, परफेक्ट है। तो ये एनालिसिस है, मस्त। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये बैलेंस शीट और P&L को समझते हैं, ये लर्न करना है। उसके बाद तुम्हें कंपैरेटिव और कॉमन साइज करा रहा हूं, ये अच्छे से करना है। और लास्ट में मैं अटैच कर रहा हूं ये थ्योरी। बस इतना पार्ट इस वीडियो में करने वाले हैं। ये हम लोग करते हैं इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स के साथ, रेशो कैश फ्लो इशू ऑफ शेयर्स डिवेंचर्स के साथ कराते हैं, क्योंकि ये वीडियो लगभग 4:15 तक देनी है। अगले वाली 5:15 तक, 5:15 5:30 तक वो भी देता हूं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ये हो गया बच्चों डन। चलो अब देखो चैप्टर नंबर 1 में तुमको मेनली यार ये लर्न करना है। ठीक है, आओ जरा तुम्हें फॉर्मेट दिखाता हूं जल्दी से। देखो भाई, ये कंपनी की बैलेंस शीट है और इससे तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो मैं तुम्हें मेन चीजें बता रहा हूं बस वो याद करते चल लेना। ठीक है, देखो तुमने अभी जो बैलेंस शीट बनाई ना बेटा, अभी तुमने जो बैलेंस शीट बनाई ना, वो बैलेंस शीट ऐसी बना के आए तुम। इधर सारे के सारे एसेट्स आ रहे थे, इधर सारी की सारी लायबिलिटी प्लस रिजर्व प्लस कैपिटल आ रहा था या नहीं आ रहा था।
यहां भी वही है, बस एसिड को इसने नॉन करंट एसिड और करंट एसिड में बांट दिया। कैपिटल को बोला शेयर होल्डर फंड और रिजर्व्स। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या डाला, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, इसको बोला शेयर होल्डर फंड। लाइबिलिटी को नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी में बांट दिया। देखो एसिड्स में बच्चों नॉन करंट एसिड और करंट एसिड, ठीक है, और लाइबिलिटी में बच्चों नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में बेटा कैपिटल और रिजर्व्स डाल दिए, ठीक है। तो सबसे पहले तुम याद रखना कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी इसको बोलते हैं, इधर वाली साइड को इक्विटी एंड लाइबिलिटी बोलते हैं और उधर वाली साइड को एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें मेन 3 चीजें हैं, शेयर होल्डर फंड ये छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, वैसे ही परेशान होना, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और इसमें 2 चीजें कौन कौन सी हैं, नॉन करंट एसेट्स, अभी नीचे है करंट एसेट्स, ठीक है, परफेक्ट। अब सुनो, इसमें मेन शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, यानी जो पैसा मालिक ने लगाया है वो है ये। तो ध्यान रखना, अगर शेयर कैपिटल तुम्हारे से पूछ ले तो तुमको शेयर होल्डर फंड में बताना है। रिजर्व्स का मतलब जितने भी रिजर्व्स अभी पीछे पड़े ना, जितने भी रिजर्व्स पीछे, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, सारे रिजर्व्स। सरप्लस का मतलब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, वो यहां पे आएगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स मेनली बस इसमें आता है, याद रख लेना, बस फिलहाल रट लो, ठीक है। अब देखो नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा, ध्यान रखना। डॉल में क्या क्या है, सबसे पहले डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब लोन वोन, सारे के सारे लोन्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का बस नाम है, इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पता रखना कि यहां पे आता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का मतलब जितने भी लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविजंस बना रहे हैं, प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जितने भी प्रोविजंस होते हैं लंबे समय के लिए, ठीक है, वो आ जाएंगे। और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में बेटा हमारे पास मेनली 2 चीजें आती हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये रटना है तुमको, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये आ जाएगा। अब करंट लाइबिलिटी कैसे याद रखोगे, टॉस, कैसे याद रखोगे, टॉस। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी में आते हैं ना बच्चों, बीपी और क्रेडिटर। अदर करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी जिसके अंदर हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज हो गई, एक्रूड इनकम हो गई, है ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब जो छोटे टाइम के लिए आपने लोन वोन लिए, ठीक है, ये मेनली आपको याद करना है। अब एसेट्स में देखो बच्चों, इससे बिल्कुल भी देर मत लगाना, रट लेना इनको, ठीक है, क्योंकि तुमने अगर इनको याद कर लिया ना, ये आने ही आने हैं 3 नंबर में, बोनस है ये, ठीक है। अब देखो नॉन करंट एसेट में क्या, नॉन करंट एसेट में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्या मतलब होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब होता है बेटा सारे के सारे फिक्स एसेट्स, वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सारे इसमें आते हैं। इनटेंजिबल में कौन कौन से आते हैं, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, वो आ जाएंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब बच्चों अभी कोई एसेट बन रहे हैं, वो आ गए। और इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये भी अभी बन रहा है, ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा सारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स का बस नाम है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने लोन्स दिए हैं लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए, और अदर नॉन करंट एसेट में कोई और एसेट जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा वो आ जाएगा, ठीक है। फिर करंट एसेट में क्या क्या है, टिस्को। टिस्को में क्या क्या है बच्चों, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर बीआर, इन्वेंट्री आ गया। इन्वेंट्री में बेटा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। लूज टूल्स भी आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, ये लर्न करने हैं तुमको। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट्स, सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर करंट एसेट्स, ठीक है। अब देखो ये इसके कुछ नोट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आता है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आ गया, फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गया। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर वारंटीज। करंट लाइबिलिटीज में हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास अदर करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, ये आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर हमारे नॉन करंट एसेट्स आ गए, ठीक है।
उसके बाद ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स आ गए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते चलना, अच्छे से याद करने हैं ये। फिर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज और कमिटमेंट्स आ जाते हैं बस। अब पी एंड एल देखो, पी एंड एल में क्या क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न प्लस सेल ऑफ स्क्रैप। इसमें तीन चीजें आती हैं, सेल्स, इसमें से सेल रिटर्न हटेगा, सेल ऑफ स्क्रैप इसमें जुड़ेगा। अदर इनकम में बाकी कोई भी इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कुछ भी, बैड डेट्स रिकवर्ड, सब इसमें आती है। दोनों को जोड़ दो, टोटल इनकम बन गया। दोनों को जोड़ दो, टोटल इनकम बन गया। अब खर्चे कौन कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी सामान आपने खरीदा है उसका खर्चा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बना बनाया सामान जो खरीद रहे हो। चेंज इन इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड होता है। चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला याद रखना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सारे सैलरी, वेजेस, इंप्लॉइज को जो भी पैसा दे रहे हो वो सब। फाइनेंस कॉस्ट में ध्यान रखना इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट आता है, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट आता है। फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस में जो बच गए, कार्टेज, ऑडिट फीस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सारे। फिर टोटल एक्सपेंसेस, ये सब खर्चों को जोड़ना है। अब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस हटाओ, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स हटाओगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी फॉर्मेट आपको लर्न करना है मेनली। अब इसके अंदर क्या क्या आता है देखो, ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या, अदर इनकम में क्या क्या आता है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद बच्चों हमारे पास चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, मैंने बताया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, सब इसमें आता है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस देखो कितने सारे अदर एक्सपेंसेस हैं, ये सब एग्जाम में पूछेगा कि बताओ ऑडिट फीस कहाँ आती है, तो आप बोलोगे पी एंड एल में अदर एक्सपेंसेस में आती है, ठीक है। जैसे ऐसा क्वेश्चन बनता है देखो कि बताओ कौन सी चीज कहाँ आएगी, लूज टूल्स कहाँ आएगा, तो लूज टूल्स किसका पार्ट था, इन्वेंट्री का पार्ट था या नहीं था। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और कमेंट में बताओ मुझे, पीछे नोट्स में मिलेगा आपको, ये सब ढूंढ के बताओ कौन सी चीज कहाँ आती है, ठीक है। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास, ये तो लर्निंग वाला पार्ट हो गया, डन है। ये मैं अभी लास्ट में अटैच करता हूं थ्योरी वाला पोर्शन, ओके। अब हमारे पास आ रहा है कंपैरेटिव क्या सर, कॉमन साइज क्या। बेटा ये बोनस है, दोनों चैप्टर्स, दोनों ही चैप्टर्स बोनस हैं, बहुत ध्यान से इनको देखो एक बार। कंपैरेटिव करो, कॉमन साइज करो, इनको छोड़ नहीं सकते आप। इनको अगर तुम छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको करते हैं तो हमारे ये 4 चैप्टर समाप्त, ठीक है। चलो ये याद हो गया तुम्हारा, ये भी हो गया। अब ये बोनस है बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान से समझना क्योंकि यही नंबर दिलवाएगा। अब सपोज तुम्हें वहां पे 6 हेड सब हेड पूछा और तुम्हें 3 भी इनमें से याद रहे, तुमने लिख दिए, कुछ तो मिलेगा। इसमें तुम्हें कुछ तो याद रहा, कुछ तो मिलेगा। यहां से हमने अभी तक 2-3 नंबर तो बटोर लिए, है ना। देखो छोटे छोटे नंबर से ही पास हो गए, तो 2-3 नंबर 4 नंबर बटोर लिए। अब यहां से 3 नंबर और उठाओ, कंपैरेटिव कॉमन साइज। सुनो बच्चों, कंपैरेटिव का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। कंपैरेटिव का मतलब ही क्या है, कंपैरेटिव का मतलब है कि दो चीजों को कंपेयर करना, दो चीजों को कंपेयर करना। अब कंपैरेटिव का क्वेश्चन पी एंड एल से भी आ सकता है, बैलेंस शीट से भी आ सकता है, लेकिन दोनों में फॉर्मेट एक ही है, फॉर्मेट एक ही है। सपोज ऐसा आया कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ, तो आपको एक बैलेंस शीट दी हुई होगी, उसकी 2 वैल्यूज दी हुई होंगी, ठीक है। तुम लोग सबसे पहले ये फॉर्मेट बना देना, वहां पे लिखना पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, और यहां पे लिख देना ABCD। यहां पे लिखना अमाउंट, 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 परसेंटेज। ये काम सबसे पहले कर देना, ठीक है। अब तुम्हें सपोज बैलेंस शीट में ये दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, टोटल, नॉन करंट एसेट, टोटल, ठीक है। सपोज ये दिया हुआ है 10 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, टोटल 25, 13 रुपये, 12 रुपये, टोटल 25,
ठीक है, और पीछे दिया हुआ है 8 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये, टोटल 20, 12 रुपये, 8 रुपये, टोटल 20, ऐसा दिया हुआ है। कुछ भी वैल्यू दे सकता है ना। तो इतना तो तुम्हें गिवन होगा, इतना तो तुम्हें गिवन होगा बच्चों, ठीक है। अब एब्सोल्यूट चेंज का मतलब यानी दोनों में कितना चेंज आया, तो वो कैसे निकलेगा हमारे पास, क्या क्या चीजें हम कैसे कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा सा चीजों को चेंज करना पड़ेगा। सर थोड़ा थोड़ा सा चीजों को चेंज करना पड़ेगा मतलब ये है कि आपको इन फिगर्स को रिवर्स करना पड़ेगा। इन फिगर्स को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। यानी बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, तुमको बनाने के लिए A B C D पर्टिकुलर्स, तुम लोग पहले प्रीवियस ईयर लिखोगे फिर करंट ईयर लिखोगे। ये ध्यान रखना, कंपैरेटिव में आपको कुछ भी दिया हुआ हो, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। तुम लोग पहले प्रीवियस लिखोगे फिर करंट लिखोगे, फिर एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज, अमाउंट 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 परसेंटेज। ठीक है, अब सपोज ऐसे दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। ठीक है, तो पहले प्रीवियस ईयर लिखना, 8, 7, 5, 20, 12, 8, 20, इधर आ जाएगा 10, 10, 5, 25, 13, 12, 25। ठीक है, अब देखो सी कैसे निकलता है। सी निकलता है बच्चों B माइनस ए करके। क्या करना है, B माइनस ए, बेसिक मैथ्स, B माइनस ए। 10 में से 8 गए 2, 10 में से 7 गए 3, 5 में से 5 गए 0, 25 में से 20 गए 5, टोटल में भी 25 में से 20 गए करना। ठीक है, 13 में से 12 गए 1, 12 में से 8 गए 4, 25 में से 5 गए, 25 में से 20 गए 5। हो गया काम। देखो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। बहुत सिंपल, पहले प्रीवियस फिर करंट फिर माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज निकल जाएगा। फिर परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है, ये डी कैसे निकलता है, C अपॉन ए इंटू 100। ये कैसे निकलता है, C अपॉन ए इंटू 100। बेसिक मैथ्स याद रहेगी, C आया 2, A है 8 इंटू 100, 25%, 25% आ गया। ठीक है, अब ये है 3, A है 7 इंटू 100, 3 अपॉन 7 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 7 इंटू 100, 42.85%। उसके बाद ये तो डैश ही है, इसमें तो डैश है तो यहां भी डैश लगा दो। फिर 5 अपॉन 20 इंटू 100, 25% ये आ गया। 5 अपॉन 20 इंटू 100, 25% ये आ गया बेटा। फिर 1 अपॉन 12 इंटू 100, 8.33% ये आ गया। फिर 4 अपॉन 8 इंटू 100, 50% ये आ गया। 5 अपॉन 20 इंटू 100, 25% ये आ गया। हर बार ये C अपॉन ए इंटू 100 ही करना है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हो सकता है P&L दिया हो, यहाँ पे RFO अदर इनकम दिया हो, तो आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो दो लाइनों को कंपेयर करना है बस। पहले प्रीवियस लिखना फिर करंट लिखना, और C इज इक्वल टू B माइनस ए, और D कैसे निकलेगा, C अपॉन ए इंटू 100। यार इतना काम करना है क्या, नहीं कर सकते क्या, कर लोगे ना। अब आजकल थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए इसमें मिसिंग फिगर दे रहा है, तो मिसिंग फिगर में थोड़ा बेसिक मैथ्स लगा के ढूंढ लेना इधर उधर, और डायरेक्ट आ गया तो बल्ले बल्ले हो गई, मजा ही आ गया। समझ गए कंपैरेटिव कैसे बनाना है, चाहे वो बैलेंस शीट दे दे, चाहे वो P&L के आइटम्स दे दे। आपको ये मेन चीज याद रखनी है कि A पे आपको प्रीवियस ईयर लेना है, B पे करंट ईयर लेना है। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, B माइनस ए। परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, C अपॉन ए इंटू 100। फिर चाहे बैलेंस शीट दे, फिर चाहे P&L दे। ठीक हो गया। अब कॉमन साइज समझो, अब समझो कॉमन साइज। कॉमन साइज में आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना, आपको हर बार एक परसेंटेज निकालनी है बस, आइटम अपॉन बेस इंटू 100, बस ये दिमाग में रखना, आइटम अपॉन बेस इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया हुआ है RFO, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, उसके बाद एक्सपेंसेस,
फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसा दिया हुआ है। RFO दिया हुआ है 1000 रुपये, अदर इनकम दिया हुआ है 100 रुपये, टोटल हो गया 1100। फिर एक्सपेंसेस आ गए 600 के, प्रॉफिट आ गया 500, टैक्स हो गया सपोज 250 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ जाएगा आपका 250, ऐसा दिया हुआ है। अब आपको कॉमन साइज P&L बनाना है, तो कॉमन साइज P&L में हमें हर बार बस ये निकालना है, आइटम अपॉन बेस इंटू 100। अब ये बेस किसको लेते हैं सर? आइटम तो ये हो गई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 आइटम्स। बेस किसको लेते हैं बेटा? अगर आप P&L बना रहे हो तो RFO को बेस लेंगे, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो टोटल को बेस लेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैं P&L बना रहा हूं तो मैं क्या करने वाला हूं, ये तो है हमारे पास एब्सोल्यूट अमाउंट और ये है परसेंटेज ऑफ RFO। तो हम क्या करने वाले हैं, आइटम अपॉन बेस, बेस किसको लेना है? RFO को। तो 1000 अपॉन 1000 इंटू 100, 100%। कैसे निकला? 1000 अपॉन 1000 इंटू 100। ठीक है, दूसरी आइटम कितनी है? 100, तो 100 अपॉन 1000 इंटू 100, ये हो गया 10%। तीसरी आइटम कितनी है? 1100, तो 1100 अपॉन 1000 इंटू 100, ये हो गया 110%। अगला आएगा 600 अपॉन 1000 इंटू 100, ये हो गया 60%। फिर ऐसे अगला आ जाएगा 500 अपॉन 1000 इंटू 100, ये हो गया 50%। ऐसे ही अगला आ जाएगा 25%, ऐसे ही अगला आ जाएगा 25%। बहुत सिंपल बच्चों, बहुत बहुत सिंपल। आपको सिंपली बस ये चीज ध्यान रखनी है, कॉमन साइज में आइटम अपॉन बेस इंटू 100। और बेस किसको लेना है? अगर P&L बना रहे हो तो RFO को, बैलेंस शीट बना रहे हो तो टोटल को। सर सपोज बैलेंस शीट का कॉमन साइज बनाने को दिया होता तो क्या होता? तो ऐसा होता, देखो, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, टोटल, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। सपोज 2 साल का दिया हुआ है, सपोज 2 साल का दिया हुआ है, 2022 2023। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है 400 200 400 1000 600 400 1000 और यहाँ पे दिया हुआ है 800 400 800 2000 1500 500 2000, ये दिया हुआ है बच्चों। अब आपको कॉमन साइज बनाना है, तो आप कॉमन साइज पहले 2022 का बनाओगे, परसेंटेज ऑफ टोटल पहले 2022 का बनाएंगे और फिर 2023 का बनाएंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है, क्या करना है? आइटम अपॉन बेस इंटू 100। आइटम क्या है? 400। अब इस बार बेस किसको लूं? मैंने आपको बताया बैलेंस शीट में बेस लेना है टोटल को। बैलेंस शीट में बेस किसको लेना है? टोटल को। तो 400 अपॉन 1000 इंटू 100, 40%। 200 अपॉन 1000 इंटू 100, 20%। 400 अपॉन 1000 इंटू 100, 40%। और ये तो 100% ही आएगा। 1000 अपॉन 1000 इंटू 100, 100%। 600 अपॉन 1000 इंटू 100, 60%। 400 अपॉन 1000 इंटू 100, 40%। ये 100% ही आएगा। ये वाले साल का काम खत्म। अब अगले साल का बना लो। 800 अपॉन 2000 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 40%। 400 अपॉन 2000 20%। 800 अपॉन 2000 40%, ये 100% आ जाएगा। 1500 अपॉन 2000 इंटू 100 कितना? 75%। 500 अपॉन 2000 25% और यहाँ पे 100%। देखो ऐसे ही अगर इसमें भी 2 साल का है तो 2 साल का कर लेना। तो कॉमन साइज में तो एक ही फॉर्मूला है, आइटम अपॉन बेस इंटू 100। बेस किसको लेना है? P&L बना रहे हो तो RFO को, बैलेंस शीट बना रहे हो तो टोटल को बेस लेना है। ठीक है, और कंपैरेटिव में क्या करना होता है? कंपैरेटिव में जस्ट हमें कंपेयर करना है। इसमें ये प्रीवियस ईयर पहले आएगा, ध्यान रखना। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आपको निकालना है। ABCD डन है क्या बच्चों जी? देखो ये भी हो गया।
ये मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ थ्योरी वाला पोर्शन। कंपैरेटिव भी समझ गए, कॉमन साइज भी समझ गए। कंपैरेटिव कॉमन साइज की अपनी किताब खोल के एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लो, बोनस है यार, फ्री के नंबर है, ठीक है। चलो भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी टाइम हो रहा है 4:05, 4:15, 4:20 तक आ जाएगी। अगली वाली तुम्हें दे रहा हूं मैं लगभग 5:15, 5:30 तक, जिसके अंदर हम लोग ये दोनों खत्म करते हैं। रेशोज बताता हूं इसमें क्या पढ़ सकते हो जिससे पास हो जाओ, कैश फ्लो बताता हूं, और फिर हमारा रह जाएगा बस शेयर डिवेंचर, उसको भी करते हैं। और उसमें जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं तुमको बता रहा हूं, बाकी सब समाप्त है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग। शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2, प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक डिफरेंस इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ध्यान से करना है, बाकी सब आपके लिए बहुत इजी है। दूसरी बात बेटा, जब ये चैप्टर आप पढ़ोगे तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, फिर जो भी बुक आप यूज करते हो, जिस भी ऑथर की बुक आप यूज करते हो, उसको खोल के थोड़ा सा उसमें से आप लर्निंग पार्ट कर लेना, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो एनालिसिस में बच्चों सीधी सीधी सी बातें हैं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने सीखे, हमने सीखा कि कैसे बैलेंस शीट बनता है, हमने सीखा कि कैसे P&L बनता है, हमने सीखा कि कैसे कैश फ्लो बनता है। कैश फ्लो एक बार तो कराया ही है मैंने, कैश फ्लो कैसे बनता है वो सब आपने सीखा। अब उन सारी स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना ताकि ये पता चले कि ग्रोथ है या नहीं है, रीड करना, पढ़ना आना चाहिए कि कैसे बैलेंस शीट पढ़ी जाती है, कैसे P&L पढ़ा जाता है, उनकी स्टडी करना, यानी प्रॉपर्ली वहां से आप कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकाल पाओ, वहां से कुछ ना कुछ डेटा निकाल पाओ, और उसको समझना ताकि आपको ये समझ में आए कि आपकी पॉलिसीज, आपकी प्लानिंग सब अच्छी है भी या नहीं है, और फ्यूचर में कैसे करनी है। इसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोलते हैं। तो एनालिसिस में आप कंपेयर करते हो, रीड करते हो, स्टडी करते हो, अंडरस्टैंड करते हो सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। फिर कुछ छोटे छोटे टाइप्स आते हैं एनालिसिस के। सबसे पहला आता है बच्चों एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस नाम में ही है, वो लोग करते हैं विच इज डन बाय आउटसाइडर्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही नहीं है, जितने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ही नहीं है। जैसे आपका इन्वेस्टर आउटसाइडर है, आपका बैंक आउटसाइडर है, आपका क्रेडिटर आउटसाइडर है। अब सर ये स्टडी क्यों करेगा बैंकर? भाई बैंकर इसलिए करेगा क्योंकि उसने आपको लोन देना है, पैसा देना है, तो वो स्टडी तो करेगा ना कि ये कंपनी है कैसी। क्रेडिटर ने आपको उधार देना है, स्टडी तो करेगा ना कि दूं या ना दूं। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज की टैक्स वगैरह सही से करते हैं नहीं करते हैं, रिसर्चर्स जो आपके बारे में रिसर्च कर रहे हैं वो। तो जितने भी आउटसाइडर्स, क्लास 11th में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं एक्सटर्नल यूजर्स के नाम से। याद है कि अकाउंट्स के 2 यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल यूजर्स होंगे वो जो एनालिसिस करेंगे उसको एक्सटर्नल एनालिसिस बोला जाएगा। इंटरनल एनालिसिस क्या है बच्चों? जो ऑनर और मैनेजमेंट करेगा। ऑनर कौन होगा हमारे पास? ऑनर होगा बेटा हम लोग का मेनली मालिक लोग, जिसका बिजनेस है, जिसकी कंपनी है। और मैनेजमेंट, ये लोग जो स्टडी करेंगे उसको हम इंटरनल एनालिसिस का पार्ट मानेंगे। इसके बाद आती है बच्चों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सावधान इंडिया है, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आती हैं। इसको अभी देखते हैं। देन वी हैव इंट्रा फर्म, जिसको हम टाइम सीरीज, जिसको हम टाइम सीरीज और ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। और इंटर फर्म, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल भी बोलते हैं। देखो सबसे पहले ये समझो कि इंट्रा क्या होता है। इंट्रा का मतलब होता है बेटा विद इन द सेम फर्म, विद इन द सेम फर्म। इसका मतलब मैं अपनी फर्म के अंदर ही सारा डेटा एनालाइज कर रहा हूं कि भाई पिछले साल मेरा नॉन करंट एसेट कितने का था प्रीवियस ईयर में, इस साल कितने का है। तो 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी साल की आपको स्टडी करनी है, जब आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर चीजों को पढ़ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वो होगा इंट्रा फर्म एनालिसिस। वहीं पे अगर मैं ये देखूं कि मेरी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, मेरी कंपनी का, और किसी दूसरी कंपनी का कितना है, यानी जब मैं अपनी कंपनी का जीपी किसी दूसरी कंपनी की जीपी के साथ कंपेयर कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, उसको बोलेंगे इंटर फर्म। तो इंटर फर्म का मतलब होता है जो 2 फर्म्स के बीच में कंपैरिजन होता है, 2 कंपनीज के बीच में कंपैरिजन होता है। और इंट्रा क्या होता है? जो सेम फर्म के बीच में होता है बेटा। इंट्रा को ही टाइम सीरीज भी बोलते हैं या ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं।
और इंटर को हम क्रॉस सेक्शनल भी बोलते हैं। एमसीक्यू जरूर आ जाते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो याद कर लेना एक बार, ठीक है। अब इस पे चलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होती है। हॉरिजॉन्टल को ही हम लोग डायनामिक भी बोलते हैं, और वर्टिकल एनालिसिस क्या होती है, इसको हम लोग स्टैटिक भी बोलते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको समझाता हूं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो बच्चों, ये होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस। जो भी एनालिसिस 2 या 2 से ज्यादा साल की करी जाएगी, कि प्रीवियस ईयर में इतना, करंट ईयर में इतना, देखो 2 साल की एनालिसिस कर रहा हूं ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में 2 या 2 से ज्यादा सालों का जब कंपैरिजन होगा उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलेंगे। अगर एक ही साल का हो रहा है, 1 अकाउंटिंग ईयर का हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वर्टिकल एनालिसिस बोल देते हैं। जैसे आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया, सपोज आपने कंपैरेटिव P&L बनाया, तो कंपैरेटिव P&L में क्या करोगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों होगा ना, A और B, फिर C निकलेगा B माइनस A करके, फिर D निकलेगा C अपॉन A इंटू 100 करके। तो ऐसे चलता है, देखो कंपैरेटिव भी, पहले A फिर B फिर C फिर D, ऐसे चलता है ना। तो इस तरीके से चल रहा है, और 2 सालों का डेटा कंपेयर होता है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स भी हॉरिजॉन्टल का ही एग्जाम्पल है। वहीं पे अगर मैं P&L का एक कॉमन साइज बनाऊं, तो कॉमन साइज में आपको क्या करना होता है, बस एक बेस लेना होता है। आपने एक बेस ले लिया, वो RFO हो गया, तो RFO अपॉन RFO इंटू 100 पहला आ गया, फिर अदर इनकम अपॉन RFO इंटू 100 दूसरा आ गया, फिर एक्सपेंसेस अपॉन RFO इंटू 100 तीसरा आ गया, फिर उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। तो अल्टीमेटली ऐसे चल रहा है, और एक ही साल की बात हो रही है, तो कॉमन साइज वर्टिकल का एग्जाम्पल होता है बच्चों, है ना। तो जब आप एक ही साल का डेटा एनालाइज कर रहे हो, उसको आप वर्टिकल एनालिसिस बोलते हो। 2 साल का कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल बोलते हो। आइटम्स, इसमें सेम आइटम्स की स्टडी होती है बेटा। जैसे हम जब कंपैरेटिव बनाते हैं, तो RFO को RFO से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस और करंट, है ना। उसके बाद इस तरीके से अदर इनकम को अदर इनकम से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस और करंट। तो सेम आइटम की स्टडी होती है, जबकि कॉमन साइज में अलग अलग आइटम्स होती हैं सेम ईयर में ही। पहले RFO, फिर अदर इनकम, फिर एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट, फिर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अलग अलग आइटम्स होती हैं। ये आ गया। ये बच्चों एब्सोल्यूट फॉर्म में भी होता है और परसेंटेज फॉर्म में भी होता है। कंपैरेटिव देखते हो, अमाउंट में भी होता है, परसेंटेज में भी होता है। ये सिर्फ परसेंटेज में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में हो जाता है। उसके बाद बेटा स्टेटमेंट में, यहां पे हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ले लेते हैं या ट्रेंड एनालिसिस ले लेते हैं। भाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस इसी में आता है। इधर कॉमन साइज आता है, ठीक है। अदर नेम, इसको बच्चों डायनामिक बोलते हैं, इसको बच्चों स्टैटिक बोलते हैं। एक को डायनामिक बोला जाता है, एक को स्टैटिक बोला जाता है। डायनामिक क्यों, क्योंकि 2 सालों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। स्टैटिक क्यों, क्योंकि एक ही साल के बीच में हो रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। बढ़िया। अब हमारे पास आ रहा है, ये देखो, ये 7-8 पॉइंटर्स हैं। आपको कोई भी 3 पॉइंट्स जो आपको इजी लगे अपनी बुक में से याद कर लेने हैं बेटा। कोई भी 3 पॉइंट्स, क्योंकि 3 नंबर से ऊपर का थ्योरी नहीं आने वाला। तो आपको कोई भी 3 पॉइंट्स जो है याद कर लेने हैं। देखो क्या दिया हुआ है, बोल रहा है पर्पस क्या है एनालिसिस का, हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, वाई। तो ये बेटा लर्निंग वाला पार्ट है। सारे के सारी पॉइंटर्स मैं आपको समझा रहा हूं, कोई भी 3 जो आसानी से याद कर सको कर लेना। टू मेजर द अर्निंग कैपेसिटी, हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हम कितना पैसा कमा सकते हैं। हम अलग अलग रेशोज निकालते हैं ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, वो क्यों निकालते हैं, एनालाइज करने के लिए, राइट। टू मेजर द सॉल्वेंसी, हम लॉन्ग टर्म पोजीशन चेक करते हैं कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, स्टडी करके ही तो पता चलेगा। उसके बाद टू मेजर द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हम बैलेंस शीट को अच्छे से कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उससे हमें पता चलता है। रेशियोज निकालते हैं, उससे हमें स्ट्रेंथ पता चलती है बैलेंस शीट की, डेट इक्विटी क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट क्या है, मल्टीपल रेशियोज निकालते हो ना। चौथा, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी, ये मैंने आपको अभी ऊपर ही बता दिया ताकि आप कंपेयर कर पाओ। 5वां, कैपेबिलिटी पता लग सके कि पेमेंट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। बिजनेस के ट्रेंड देखना कि पहले साल क्या, फिर अगले साल क्या, फिर अगले साल क्या, फिर उससे अगले साल क्या, ये सब एनालिसिस से ही पता चलेगा। टू जज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, जब हम एनालाइज करेंगे बच्चों, तो जितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे होंगे उतना एफिशिएंट है मैनेजमेंट, जितने नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे होंगे उतना इनएफिशिएंट है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी जज करने के लिए भी एनालिसिस करी जाती है। उसके बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन देना यूजर्स को, जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, सबको देने के लिए एनालिसिस किया जाता है। परफेक्ट, चलो सर।
इसके बाद आता है बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना, वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज। तो देखो सब कुछ आ जाता है। मैनेजमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, टू चेक द परफॉर्मेंस, ताकि हम परफॉर्मेंस चेक कर सकें। इन्वेस्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो कंपनी की पोजीशन चेक कर पाए कि हम इसको पैसा दें भी या ना दें। क्रेडिटर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर पाए कि ये कंपनी क्रेडिट वर्दी भी है या नहीं है। गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो टैक्स कंप्लायंस देख पाए कि कंपनी टैक्स कंप्लायंस या लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करती भी है या नहीं करती है। तो टैक्स कंप्लायंसेस, लीगल कंप्लायंसेस के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्यों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बच्चों मेनली क्रेडिट वर्दीनेस ही देखते हैं कि कंपनी की क्या पोजीशन है। तो देखो बहुत सारी पार्टीज के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस है इसकी, है ना। एम्प्लॉइज के लिए क्यों, ताकि वो देख पाए कि ये कंपनी हमारी सैलरी वगैरह भी टाइम पे दे देगी या नहीं दे देगी। स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज के लिए क्यों, कि अगर ये कंपनी हमारे यहाँ लिस्टेड कंपनी है, शेयर वगैरह इशू करने के लिए आएगी, तो क्या ये कंपनी सही भी है, भाग भूग तो नहीं जाएगी। टैक्सेशन अथॉरिटीज के लिए क्यों, वही टैक्स कंप्लायंस सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अदर पार्टीज के लिए क्यों, ताकि पता लग सके कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी की पब्लिक रिलेशंस कैसे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, गोल्स कैसे हैं। तो सबके लिए कुछ ना कुछ पर्पस होता है चेक करने का फाइनेंशियल एनालिसिस को। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस की, क्या क्या लिमिटेशंस इसके अंदर आ जाती हैं बच्चों। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बच्चों मैनिपुलेशन करना। देखो कई बार कंपनीज इन्वेस्टमेंट लेने के लिए कई बार अपने आप को ओवर प्रॉफिटेबल दिखा देती हैं, या कई बार प्रॉफिट्स को अंडरस्टेट कर देती हैं। तो ओवर स्टेटमेंट भी होती है, अंडर स्टेटमेंट भी होती है, प्रॉफिट्स को ऊपर नीचे किया जाता है। तो जो ये मैनिपुलेशंस होती है ना बच्चों, इसको हम विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कई बार विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड होती हैं। उसके बाद जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्राइस लेवल में कितना चेंज है ये रिफ्लेक्ट नहीं करती। एक्चुअल में तो हम टोटल अमाउंट ले लेते हैं ना, बस भाई हम लोग फाइनेंशियल में क्या लिखते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, टोटल सेल। उसमें कितना बदलाव प्राइस की वजह से है, कितना क्वांटिटी की वजह से है, वो कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो हमारा काम यहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दिखाना नहीं है, हमारा काम तो सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ये भी इसकी एक लिमिटेशन में आ जाता है। तीसरा बच्चों डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब आप देखते हो ना डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अलग अलग मेथड्स हैं। इसी तरीके से अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें हैं जिनके अलग अलग मेथड्स हैं। तो कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, फिर कंपैरिजन कैसे करूं, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके बाद पर्सनल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि एनालिस्ट कितने अच्छे से एनालाइज कर रहा है, किसी ने बहुत बढ़िया से करी, कोई नहीं कर पाया, ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद डिफिकल्टी इन फॉरकास्टिंग। सिर्फ अकाउंटिंग के बेसिस पे बेटा आप फॉरकास्ट नहीं कर सकते कोई भी चीज। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो चीजें अच्छी दिखा रही है, आप कैसे फॉरकास्ट करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल गुडविल ही है या एवरेज प्रॉफिट ही है। अब सपोज करो किसी कंपनी का पहले साल प्रॉफिट 10,000 है, फिर 20,000 है, फिर 30,000 है। यह है कंपनी ए। एक कंपनी बी है, पहले साल 30, फिर 20, फिर 10। अगर आप एवरेज करोगे तो 60/3 20,000 का एवरेज आएगा। यहाँ भी एवरेज करोगे तो 60/3 20,000 का एवरेज यहाँ आ जाएगा। तो देखो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से तो दोनों कंपनियां एक ही है, एक ही तरीके से चल रही हैं। लेकिन अगर रियल देखा जाए तो ये तो कंपनी ग्रो कर रही है, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ये डूबती जा रही है, हर साल प्रॉफिट कम हो रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आप कैसे फोरकास्टिंग करोगे, दिक्कत है या नहीं है। नेक्स्ट लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। अकाउंटिंग में हम क्वालिटेटिव जैसी चीजें लिखते ही नहीं है बच्चों। अगर आपका आज मूड खराब है और आप सही से सेल्स नहीं कर पा रहे, अकाउंटिंग में लिखा ही नहीं आपने। मैनेजर के बीच में, एम्प्लॉइज के बीच में ग्रजेस हो गए, उन्होंने ठीक से काम ही नहीं किया, लिखा ही नहीं आपने। आपकी पूरी टीम स्ट्राइक पे चली गई, बहुत सारा नुकसान हुआ, लिखा ही नहीं आपने। तो ये क्वालिटेटिव जैसी चीजें बच्चों लिखते ही नहीं है, ये भी एक लिमिटेशन है। उसके बाद सिंगल ईयर एनालिसिस का बस लिमिटेड यूज हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड यूज नहीं हो सकता, क्योंकि हर साल चीजें चेंज हो जाती हैं। तो आपको हर साल दोबारा एनालिसिस, दोबारा खर्चा करना ही पड़ेगा। तो कोई भी बच्चों रीड सारी लिमिटेशंस करनी है, लेकिन लर्न कोई भी 3-4 लिमिटेशंस आप कर सकते हो। तो 3-4 लिमिटेशंस, 3-4 इंपॉर्टेंस करते हुए आपका चैप्टर ये हो जाएगा
समाप्त। सर छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल बच्चों छोटू सा चैप्टर है, निन्ना सा चैप्टर है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। एनालिसिस का हमारा 1 2 3 4 खत्म हो गया।